आशिकाने हुसैन सर्वधर्म एकता त्योहार कमेटी मध्य प्रदेश ईगा हिल्स की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आशिकाने हुसैन सर्वधर्म एकता त्योहार कमेटी मध्य प्रदेश ईगा हिल्स की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा। भोपाल ईदगाह की पार्किंग में असामाजिक तत्व, आपराधिक गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल के समय में ईदगाह की पार्किंग में अनेक असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएं। सुरक्षा गार्ड्स की नियुक्ति, वहीं सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, प्रवेश और निकास के लिए बैरियर गेट, स्थानीय पुलिस का सहयोग, रात्रिकालीन गश्त, प्रकाश व्यवस्था, आपातकालीन संपर्क नंबर, बाउंड्री वॉल की मजबूती। इंतजामिया कमेटी का गठन, क्षेत्रीय रहवासियों को लेकर ईदगाह की इंतजामिया कमेटी का गठन किया जाए, जो कि सुरक्षा के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा सके। बाउंड्री वॉल की मजबूती, ईदगाह और ईदगाह की पार्किंग स्थल की बाउंड्री वॉल को मजबूत और ऊंचा किया जाए, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर प्रवेश न कर सके। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। आपके असीम प्रभाव। ये बहुत ज़रूरी हमारे नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, सबसे पता तो चले कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा मेरी तरफ हाथ बढ़ा दीजिए। रात को किए जा रहा था, यकीनन वो निंदनीय है। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचता तो हो सकता था कि कोई बड़ी घटना। अब पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करना चाहिए कि वो प्री प्लान था या साजिश थी या एक इंसिडेंट था कि अचानक दफन कर रहे थे। एक इतनी बड़ी घटना को बहुत हल्के में जिस तरह से लिया गया, वो एक विचार का, सोचने का विषय है। मैं यहाँ टीआई साहब भी मौजूद है, यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी गहन जांच की जाए कि बछड़ा गाय का वहाँ आया कैसे, लाए क्यों थे, वहाँ दफन करने का, गाड़ने का क्या औचित्य था मस्जिद कैंपस में। ये बड़ी जांच का विषय है। चूंकि पुलिस हमारे भोपाल की बहुत संवेदनशील है और शाहजहांबाद पुलिस बहुत एक्टिव है। पुलिस फौरन पहुंचती है, कहीं से मैसेज होता है पुलिस वहां जब्त करती है, वहां से हटाया जाता है तत्काल। तो पुलिस ये सब तो अच्छा करा, लेकिन जांच क्या करी पुलिस ने, कौन लोग पीछे थे, किन लोगों की प्लानिंग थी, क्या रूपरेखा उसके पीछे थी, उसकी भी जानकारी तमाम शहर के लोगों को होना चाहिए। ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो अगर प्लानिंग से कर रहे थे तो उनके चेहरे सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो या कितना ही बड़ा हो। वो अगर ऐसा कृत हमारे शहर की गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने के लिए करता है तो यकीनन उसमें जूते मार के पुलिस को लाकअप दिखाना चाहिए थी और दिखाना चाहिए। टीआई साहब मौजूद है, पुलिस के और भी लोग मौजूद हैं कि वो बताएं कि कौन लोग थे, वो क्या प्लानिंग थी, क्या गिरफ्तारी हुई है कि या और जांचों की तरह जांच का विषय है। वो यही कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड को जो ज्ञापन दिया है इसमें अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास मैंने पहले भी कहा, बराबर हम लोग सब दानिश में हैं, ये लोग बहुत संघर्षशील लोग हैं, नौजवान हैं, और ये जहां जहां लड़ने जाएंगे तो यकीनन शहर के तमाम लोग इनके पीछे और इनके से कंधे मिलाकर चलेंगे। ये मुद्दा है इस जांच का, ये मुद्दा है अस्मिता का, ये मुद्दा है भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का। इस पे हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब जो मध्य प्रदेश में कायम है वो बनी रहेगी। अगर इस तरह के कृत्य होते हो, पुलिस उसको पकड़ में तो लाती है लेकिन शो नहीं करती, क्या जांच हुई वो नहीं करती, वो एक जांच का विषय है। साहब, जब भी भोपाल शहर में तो ये अपनी घटना होती है, सबसे पहले आप ये नेताओं अधिकारियों को आएगा बताने? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो हम सब लोग मिलकर एक कमेटी गठित हुई है और आइंदा आपको और भी चीजें इसके बारे में बताएंगे। हम सब मिलकर शहर की अस्मिता को, शहर को के गंगा जमुना तहजीब को, यहाँ के कल्चर को खंडित होने से बचाने का काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमें कोई राजनीति से सरोकार नहीं है। ये संघर्ष जो हमारा शहर को लेके, मध्य प्रदेश को लेके जो शुरू हुआ है, चालू है, ये निरंतर बदस्तूर जारी रहेगा। चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे देश की घटना हो, इस भोपाल से आवाज उठाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। देखिए, ये डेमोक्रेसी का गहना है। जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं, समाज क्षेत्र में काम करते हैं, किसी संस्था के नाते काम करते हैं या सरकार के नाते काम करते हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी है कि जन समस्याओं को ठीक करें, सुशासन की स्थापना करें। लेकिन जब कार्यक्षेत्र बड़ा होता है
राज्य वक्फ बोर्ड बड़ा वक्फ बोर्ड है, 14,999 वक्फ स्टेट उसमें आती है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वहां बेहतर संचालन कर सकें। उसके बावजूद भी कई बार इस प्रकार की घटनाक्रम होते हैं कि वो संज्ञान में नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार से जो समाज का जागरूक गण है वो अगर कोई अपनी ओर से बात लाता है और ऊपर से सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर बात लाता है, निश्चित रूप से उन समस्याओं की ओर हमारी संस्था का ध्यान जाता है और हम इसके सुधार की ओर अग्रसर रहेंगे। जो भी वैधानिक रूप से हम कार्रवाई कर सकते हैं वहां वो निश्चित रूप से करेंगे। सर, समाज सेवी शमशुल बल्ली जी लगातार आपका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। बल्ली भाई हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं और हम भी प्रयास करते हैं उनके मुद्दों को जो कर सकते हैं उसको ठीक करने का। बहुत सूचना जो है रात के 12:30 बजे के बाद जो है हमें मिली और हम तत्काल जो है स्पॉट पे पहुंचे और जो बछड़ा पड़ा हुआ था ग्राउंड के अंदर उसके लिए मना किया गया क्योंकि गेती फावड़ा हर चीज थी उनके पास उसको गाड़ने के लिए। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि जो लोग थे उनके चेहरे अब तक सामने नहीं आए, कहीं ना कहीं ये गंदे लोग तहरीक को खराब करने का प्रयास है। हाँ, ये तो खैर जो हमारे यहाँ की तहजीब है उसको बिगाड़ने का ये पूरी जो है ना बनाया गया था प्रोग्राम, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने और पुलिस ने जो है उसको यानी फेल कर दिया गया। और पुलिस के पास आप इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो आप पुलिस से भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सबके नाम ले लिए जो लोग थे। ये मामला बड़ा गंभीर है, इसकी जांच कमेटी बनना चाहिए। नहीं, जांच कमेटी होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और ये बात तो हमने उसी दिन रात को बोल दी गई थी कि आप इन लोगों के नाम लें जिन के जो लोग हैं, फेस हैं जिनके हैं, जो अंदर खड़े हुए थे। और ये मैंने तो खुद उनको रोका था कि आप जो है ना ग्राउंड के अंदर ही रुकें जो लोग हैं, फिर बाद में बछड़ों को बाहर लेके आए। उससे आप संतुष्ट नहीं, देखें आप जब तक आप उजागर नहीं करोगे, ये तो पुलिस का काम है कि वो उसको जो है ना उजागर करें और सबके सामने लेके होंगे। कम से कम 10 से 15 लोग थे वो लोग। नाम तो खैर मुझे नहीं, मेरा नाम जो है अख्तर खान है। देखिए, जो हमारे न केवल भोपाल में बल्कि संपूर्ण प्रदेश में जो वक्फिया संपत्ति हैं वो काफी जर्जर स्थिति में, उनकी ओर बहुत समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। कहीं बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, कहीं अन्य प्रॉब्लम है। तो आज ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सनवर पटेल साहब को ये अवगत कराया उन समस्याओं से। अभी हाल ही में जो एक घटना घटी ईदगाह पे, वो बड़ी निंदनीय घटना है और अगर मतलब वो तो पुलिस प्रशासन और वहां के रहवासियों की समझदारी रही, वरना शहर का माहौल बिगड़ सकता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया है कि ईदगाह में जो भी परेशानियां हैं उनसे अवगत कराया है और माननीय चेयरमैन महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं आशिकाने हुसैन सर्वधर्म एकता त्योहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ज्ञापन जो है दानिश जी के द्वारा दिया गया है और ईदगाह की सुरक्षा को लेके, लाइट को लेके, सीसीटीवी कैमरे को लेके, इन सब समस्याओं को लेके ज्ञापन दिया गया है। सुरक्षा को लेके, चौकी स्थापना करने के लिए, इन सब चीजों को लेके ज्ञापन दिया गया है। उस दिन मैं घटना स्थल पे नहीं था, मैं एक्चुअल अवकाश पे था। मेरे पास किसी सज्जन का फोन आया था और फोन के आधार पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी और सभी DI कोईफिजा वगैरह पहुंच गए थे मौके पे। नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है उसमें कि किसी के द्वारा जानबूझ के किया गया है। और जानवर है, बछड़ा है या भैंस हो, भैंसा हो, कुछ भी हो, तो कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। एक्सीडेंटल है, कैसे है, क्या है। और बाकी अभी तक जो प्रकाश में आया, जो लोगों से पूछना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। नहीं, बछड़ा और गाय और जानवर तो कहीं भी घूमते रहते हैं, पूरे भोपाल में क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। अभी मैं जिस दिन आ रहा था उस दिन भी रोड पे भी थे, कई जानवर हैं। तो वो तो जानवर तो न सुन सकता न समझ सकता है, तो उसके लिए अपन ये थोड़ी न किसी चीज को पहुंचाया नहीं जा सकता। इंसान को पहुंचाया जा सकता लेकिन जानवर को नहीं पहुंचाया जा सकता। इस संबंध में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता कि किसी ऐसी जगह पे 4-5 महीने का बच्चा था, वो इस जगह उसकी किस कारण से डेथ हो गई है
और उसको हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति हो, रास्ते में पड़ा हो, इस चक्कर में ये सोच रहा हो कि यहाँ खाली जगह है तो वहाँ वो कर दिया जाए। तो उसके पहले सूचना मिल गई तो पुलिस ने समझा, उस चीज को गंभीरता से लिया और मौके पे पुलिस को भेजा और वहाँ से उसको डिस्पर्स करा दिया गया। संवाद सत्र में लेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शिव वेंकट रमानी ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाई संचालन के अपने अनुभव साझा किए। लैब इंडिया राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी में वर्ष 2012 से केबल निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय है। इसी क्रम में आईटी शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र में सक्रिय मोहनदास पई ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक, उद्योग मित्र नीतियां, उपयुक्त अधोसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश देश में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र होगा। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है। तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिल करके बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। तो मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया। तो हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, लाइन ऑर्डर की कोई परेशानी नहीं है, एनर्जी हमारी सरप्लस है, बहुत संभावना जिसमें ये सारी अनुकूलता जिसके भरोसे से वो भविष्य में इसी प्रकार से आगे बढ़े, ऐसे मध्य प्रदेश को इसी संभावना को लेकर आए हैं। उस पर भी उनके अलावा भी बाकी और सेक्टर के लोग भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, वहाँ भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके लिए मुंबई गया था। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। हर जगह से अनुकूल प्रस्ताव आ रहा है। सलूजा का कांग्रेस के टाइम टेबल को लेकर कसा तंज। कांग्रेस के दफ्तर में टाइम टेबल बोर्ड को लेकर भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालयीन समय सुनिश्चित कर दिया है 11 बजे से 6 बजे तक और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ठीक ही कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां के नेताओं की सत्ता की खुमारी अभी भी नहीं उतर रही। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सत्ता में है, और यही बात चरितार्थ हो रही जीतू पटवारी के इस निर्णय से। और कहा तो जाता था कि कमलनाथ कारपोरेट कल्चर के नेता, लेकिन उन्होंने भी अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस तरह का निर्णय नहीं लिया। शायद देश के राजनीतिक दल के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अपने कार्यालय को कार्यालयीन समय में बांधा है। तो निश्चित तौर पे जीतू पटवारी के इस निर्णय का कांग्रेस जनी विरोध करना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा और विवेक त्रिपाठी ने उनके जो समय निश्चित करने वाले बोर्ड है उसको उखाड़ कर जमीन पर फेंक दिया है और इस निर्णय का खुलेआम विरोध कर दिया है, आक्रोश की अभिव्यक्ति कर दी है। तो जीतू पटवारी जिनके नेतृत्व के अंदर हजारों, जब से वो अध्यक्ष बने, हजारों कांग्रेस कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। 5 लाख से अधिक नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। जहां गिनती पर गिने जाने वाले चंद नेता कार्यकर्ता बचे, अब उनसे मिलने के लिए भी समय सुनिश्चित किया गया। 11 बजे से 6 बजे तक मिलेंगे। शायद उनकी गिनती तो इतनी है कि शायद 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर पूरी कांग्रेस से लोग मिल सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी ने उसे 11 से 6 बजे तक बांधा है। जीतू पटवारी के इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बड़े बेतुके निर्णय के लिए जाने जाते हैं और खुद कहते हैं कि पार्टी का तेल लेने कांग्रेस के प्लाट को समतल कर रहा हूं। शायद उनका निर्णय भी ये, उनकी जो बात वो कहते हैं उसी को चरितार्थ कर रहा है कि वो पार्टी को तेल लेने भेजना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर जो उनका फैसला है, इसको लेकर एक बड़े विरोध के स्वर कांग्रेस में उठना शुरू हो गए और इसका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा।
कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने बताया कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई को अपने घूमने फिरने का काम कर रही है सरकार। इससे पहले भी शिवराज सरकार में हुआ था, अब देखिए उनका क्या हाल हुआ। इन्वेस्टर समिट के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित करना चाहिए सरकार को। देखिए, इन्वेस्टर समिट के नाम पे जनता की गाड़ी कमाई को अपने घूमने फिरने में लगाने वाले यही शिवराज जी लगातार कितनी इन्वेस्टर समिट करी, उसका रिजल्ट क्या हुआ और उसके बाद बताए कि उनकी परिस्थितियां क्या हुई। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के पैसों की गाड़ी कमाई को लूटने का काम। हमारी मांग है आदिवासी दिवस में कांग्रेस सरकार में छुट्टी हुआ करती थी, वापस उसी छुट्टी को बढ़ाए। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराए हुए सोने चांदी के जेवर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मोबाइल जब्त किए गए हैं। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराए हुए सोने चांदी के जेवर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मोबाइल जब्त किए गए हैं। गौरतलब हो कि बीते माह विजय सूर्यवंशी उम्र 55 वर्ष निवासी आकर्ष इंक्लेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के बाजू में जयंत पांडे का मकान है, जो अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए थे। वहीं सुबह 9:30 बजे देखा तो पांडे के घर का मेन गेट का ताला लगा हुआ था, घर का दरवाजा टूटा हुआ था। घर देखा तो अलमारी एवं ड्रॉर्स खुले हुए थे। सूचित करने पर जयंत पांडे द्वारा सोने चांदी के जेवर चोरी होना बताया जा रहा है। क्या क्या सामान चोरी हो गया है वह पांडे के आने पर ज्ञात हो सकेगा। थाना प्रभारी बरेला प्रमोद साहू के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच एवं टीम गठित कर लगाई गई। टीम के द्वारा पतारसी करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पतारशी करते हुए संदेही जितेंद्र विश्वकर्मा उर्फ जीतू उम्र 34 वर्ष निवासी बड़ाई मोहल्ला बेलबाग, वहीं सदस्य उम्र 34 वर्ष निवासी चेरीताम हनुमान मंदिर के पास कोतवाली, गोलू शर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी कछियाना साहू मोहल्ला लाडगंज, वहीं पूछताछ की गई तो चोरी करना स्वीकार किया गया। एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चुराए हुए सोने के 86 ग्राम जेवर एवं गली हुई चांदी 150 ग्राम तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल जब्त करते हुए आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। भैया, एक नकदनी चोरी का खुलासा हुआ है बरेला। ये बरेला थाने का मामला है, गौर चौकी के अंतर्गत। इसमें एक पांडे जी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि इनके घर पे चोरी हो गई है। उसकी अपन ने विवेचना किया है और विवेचना के दौरान जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर 4 लोगों को, जितेंद्र, सदा, गोलू और दीपू विश्वकर्मा को अरेस्ट किया गया। इनसे 86 ग्राम सोना, 150 ग्राम चांदी, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामला इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग सामान कच्चे का कुछ अंदाजा वर्तमान रेट के हिसाब से तो कम से कम ये 5-6 लाख के समथिंग होना ही चाहिए। बीएचपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है वहां पर चुनी हुई सरकार अब सत्ता में नहीं है। वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे भारत में शरण लेकर बैठी हैं। बांग्लादेश भारत का अंग रहा है। पहले वहां 33% हिंदू थे, अब 8% रह गए हैं। बीएचपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में जो घटना है वहां पर चुनी हुई सरकार अब सत्ता में नहीं है। वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे भारत में शरण लेकर बैठी हैं। बांग्लादेश भारत का अंग रहा है। पहले वहां 33% हिंदू थे, अब 8% रह गए हैं। लेकिन वहां पर हिंदुओं की स्थिति को लेकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो रही है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है। अभी वे संगठन कहाँ हैं जो मोमबत्ती लेकर निकलते थे? हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं। विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार से मांग करता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। विश्व हिंदू परिषद हर स्तर पर मदद के लिए तैयार है। बांग्लादेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर हिंदुओं को निशाना न बनाया जा रहा हो। विश्व समुदाय की भी जिम्मेदारी है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। इस परिस्थिति में सीमाओं को सील किया गया है, लेकिन घुसपैठ की कोशिश जारी है। सेना भी मुस्तैद है और विश्व हिंदू परिषद भी पूरी तरह तैयार है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक, इस बात को पूरी दुनिया को समझना चाहिए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, चाहे संघ परिवार निरंतर निवेदन करता है हिंदू समाज से कि वो हमारे साथ जुड़े और संघ को जानना है, विश्व हिंदू परिषद को जानना है, बजरंग दल को जानना है तो उसमें उसका सदस्य बनकर ही जान सकते हैं। उसको संघ का स्वयंसेवक बनकर ही आप एहसास कर सकते हैं कि संघ क्या कर रहा है या विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है, बजरंग दल क्या कर रहा है। निरंतर पूरे हिंदू समाज के जागरण का काम, हिंदू संस्कृति को बचाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और निरंतर करता रहेगा। और पुनः एक बार पूरे हिंदू समाज से फिर से निवेदन करता है कि अधिकतम मात्रा में अपने इन संगठनों से जुड़कर, और एक राष्ट्रवादी संगठन है क्योंकि, और राष्ट्र के बारे में सोचता है, यहाँ पर व्यक्ति की बात ही नहीं है। तो इसलिए एक बार पुनः निवेदन कि पूरा हिंदू समाज जागे और अपने भाइयों पर जो हो रहा है तो उसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया दे। और विश्व भर के मानवाधिकार के जितने प्लेटफॉर्म हैं उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वे आगे आए
और हिंदू परिवारों पर जो बीत रहा है उसके लिए कैसे ठोस कदम उठाए वहां की सरकार, और हमारी सरकार तो उनकी मदद करेगी ही करेगी, ऐसा विश्वास है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसे किसी भी आडंबरों पर विश्वास नहीं करता कि हम सड़क पर मार्च लेकर तो निकल जाए पर अपने हिंदू परिवारों के लिए मन में कुछ भी ना हो। हमारे मन में हिंदू परिवारों के लिए एक पीड़ा है और उसके लिए ठोस काम हम क्या कर सकते हैं। ऐसी कभी भी जब भी स्थिति आती है, हिंदू परिवार कहीं भी प्रताड़ित होते हैं, तो हम त्वरित ऐसी कोई कार्रवाई या ऐसा प्रदर्शन, अभी क्योंकि हमारी केंद्र की टोली बैठी है, कल ही हम सबने बैठकर विचार किया है कि इसके ऊपर क्या योजना बन सकती है। आने वाले 1-2 दिन में वो भी आपके सामने आएगी कि हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का स्टैंड तो क्लियर है कि जहां पर भी हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। तो आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने वो स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हैं कि अगर हमारे हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू संस्कृति के ऊपर पूरे विश्व में कहीं भी अगर किसी प्रकार का हमला होगा तो उनकी रक्षा करने के लिए हम हमेशा सदैव तैयार हैं। और अगर अभी भी सरकार हमसे निवेदन करेगी तो हमारा एक-एक कार्यकर्ता वहां पर जाने के लिए और मदद करने के लिए तैयार है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। हमने भी निवेदन किया है कि हमारे हिंदू परिवार बहुत सारे बॉर्डर पर खड़े होंगे अभी भी भारत में आने के लिए। मैंने आपको बताया कि सरकार को ये भी देखना है कि उनकी आड़ में किसी प्रकार के जिहादी ना आ जाए, तो उसकी तैयारी में पहले, क्योंकि ये एकदम घटी घटना है, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले से प्लान थी और उसकी तैयारी हिंदुस्तान की सरकार पहले से करके रखे। भारत सरकार, मुझे लगता है कि ये तो आरोप ठीक नहीं है कि भारत सरकार चुप रही। आप देखिए, इतने मुस्लिम देश होने के बावजूद जब वहां की प्रधानमंत्री को कहीं शरण नहीं मिली तो भारत ने उनको शरण दी और भारत उनकी सुरक्षा भी कर रहा है और अपने हिंदुओं की चिंता भी कर रहा है। उनको लाने का, मैं वही कहना चाहता हूं कि उसके लिए एक दिन में प्लान नहीं बन सकता है। प्लान सरकार बना ही रही होगी और हमने भी निवेदन किया है। आपके माध्यम से भी हमने अभी बोला है कि हम केंद्र सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व कल भी उन्होंने आग्रह किया है, वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, निवेदन किया है सरकार से कि जल्द से जल्द अपने हिंदू परिवारों की चिंता और वहां पर जो, क्योंकि अभी तक सरकार वहां आई नहीं है, तो वहां किससे बातचीत की जाए, वहां से कैसे अपने हिंदू परिवारों को निकाला जाए सुरक्षित, इसका प्रयास हिंदू परिवारों को वहां से निकालने का या वहां पर वो सुरक्षित रहें, ऐसी तभी कल्पना अभी की जा सकती है जब वहां पर चुनी हुई कोई सरकार या कोई भी अभी अंतरिम सरकार बैठ जाएगी, तो भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी आने वाले 1-8 दिन। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये तो हर जगह मैंने अभी निवेदन किया कि चाहे 1947 था, चाहे 1971 था और चाहे अभी 2024 है, और इस बीच भी जितनी भी जगह पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, निशाने पर हिंदू ही रहता है। तो हिंदू बेचारा क्यों? ये आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं पूरे हिंदू समाज से कि हम बेचारे नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है और हम हर स्थिति में उनके साथ रहेंगे। कहीं भी उनके ऊपर कहीं भी आंच आएगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा उनके पीछे रहेंगे।